प्रिय छात्रों, मैं शशिकांत मिश्रा आप लोगों के लिए आज से मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ का जिन लोगों का छूटा हुआ कार्य है वह आज से लिखना शुरू करें, क्योंकि मैं पहले अध्याय से पढ़ाऊंगा। छात्रों, जैसा कि नाम है कि संख्या पद्धति, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, और पद्धति जो शब्द है, ये पद्धति जो है इसको बोलते हैं सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को ही हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। छात्रों, जैसे कि लिखा हुआ है, संख्या को लिखने और संख्या का नामकरण जो है, इसी की प्रक्रिया को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब जैसे कि संख्या है, जीरो है, संख्याएं किस किस तरीके की हो सकती है, अब उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, 400 है, 500 है, या 1000 है, 1,00,000 है, इस तरीके से कुछ भी लिखे, परंतु वह सब क्या है कि हमारी संख्याएं हैं, उनके लिखने का तरीका है। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हमने नाम दिया है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में भी एक चीज़ याद रखने योग्य है कि ये भी कई प्रकार की होती हैं। ये 12 प्रकार की यहाँ पर दर्शाई गई हैं, इनको 12 खड़ी बोलते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, और इन संख्याओं का शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होती है। अब कोई पूछ ले कि जीरो को क्यों नहीं शामिल किया इसमें। अच्छा, कोई बच्चा ये बताए, अगर हम जैसे टेबल पे आम रखे हैं तो हम पूछें कि कितने आम हैं, गिन के बताओ, तो गिनती 1 से शुरू करोगे या 0, 1, 2, 3, 4 लिखोगे? आप वहाँ गिनोगे 1 है, 2, 3 इस तरीके से गिनती गिनोगे। तो यहाँ पर जीरो जो है वो नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से है। जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब भी तो हम किसी न किसी तरीके से गणना करते थे। उन गणनाओं को करने के लिए हमें प्राकृतिक संख्याओं की आवश्यकता होती थी। ये तो रही प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों प्रकार की संख्याओं को शामिल कर लिया, तो ये संख्याएं हमारी क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। अब छात्रों इसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो मिला दिया, जीरो मिला देने पर यह संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। नेचुरल संख्याओं में यहाँ देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये हमारी संख्याएं जो वो हमारी क्या हैं? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है। परंतु इनके आगे अगर हमने जीरो लगा दिया, जीरो से गिनती शुरू करी, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। इसी के साथ छात्रों अब आ जाओ सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे कि 4 है, 4 को अगर हम 2 से भाग दें, 4, 2 दूनी 4, क्या बचा? कुछ नहीं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिख लें 16 और हम 2 से भाग दें, 2 अट्ठे 16, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो जो पूर्णतया विभाजित हो जाए संख्याएं, वह संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ फिर अगले आ जाओ विषम संख्या। अब विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 2 से भाग दें। जैसे कि 2 से हमने 5 को भाग दिया और भाग गया 2, 2 दूनी 4, शेष बच गया 1। 1 शेष बच जाने की वजह से ये संख्याएं हमारी, यह 5 जो संख्या निकल के आई, यह संख्या हमारी विषम संख्या है। इसी तरीके से कोई भी संख्या, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले रहे, जैसे 21 है, हम क्या लिए ले रहे? 21। अब 21 संख्या को अगर हमने 2 से भाग दिया, 2 दशावन, 2 एकम 2, क्या बचा? कुछ नहीं, 1 आ गया। 1 में बार जाएगा नहीं, ये शेष बच जाएगा 0, यहाँ लग गया। अब ये 0 यहाँ लग गया, तो इसके मतलब ये है कि यहाँ शेष बच गया हमारा 1। तो यह संख्या हमारी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर जो पहले दी हुई है वो भाज्य संख्या दी हुई है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एक और एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे कि अब हमारी सबसे पहली भाज्य संख्या 4 आती है। 4 को अगर हम भाग देने जाए
तो ये 1 से भी भाग दे करके हमारा 1 चौका 4, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही 4 को अगर हम 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा। तो ये जो हमारी 4 संख्या निकल कर के आई है, ये संख्या हमारी भाज्य संख्या है। इसके बाद अगर हम ऐसे 5 पर निर्णय करके देखें, 5 में भी तो कुछ ना कुछ होगा। 5 को हम भाग दें तो 5 को हम भाग 1 से दे सकते हैं और 5 स्वयं से कर सकता है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम भाग देंगे और हमें शेषफल 5 में से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जैसे कि अब हम करके देखे ले रहे, 5 को अगर हम भाग दे दें, 2 से हमने 5 को भाग दिया, 2 दूनी 4, बचा कुछ नहीं, बचा 1। अब 1 जो शेष बचा, इसका मतलब ये है कि ये भाज्य नहीं संख्या है, क्योंकि अगर भाज्य संख्या होती तो शेष कुछ नहीं बचता। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ़ और सिर्फ 1 और अपने के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, वह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ छात्रों, अब अगले हम चलते हैं। तो अब हमारे सामने आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कटे ना। जैसे कि यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो 1 संख्या है ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये अपने के अलावा और किसी संख्या से कटती नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनीशन है कि 1 और अपने अतिरिक्त, तो ये 1 तो 1 ही है, तो 1 को हमने अभाज्य संख्याओं में शामिल नहीं किया है। हमें कोई भी पूछे कि अभाज्य संख्याएं बताओ, तो आप 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 5 बताएंगे, 7 बताएंगे, 11 बताएंगे, 13 है, 19 है, 19 के बाद 23 है, ये तो हैं, परंतु आप उनमें 1 को शामिल नहीं करेंगे और 1 भाज्य संख्या में भी शामिल नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं कम से कम 1 अभाज्य संख्या का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। जैसे यहाँ पर पहला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 और 7, तो 5 और 7 को हम लिखेंगे 5 गुणा 1, इसको लिखेंगे 7 गुणा 1, और इसका HCF जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, HCF में जो कॉमन होते हैं उन्हें लिया जाता है, जो मासापा बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं परिमेय संख्याएं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो बात हमारी खूब समझ में आती है, P/Q के रूप में लिख लें, परंतु हम कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 1 लिखा रहता है Q0 = 0। इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी भी संख्या के बटे में 0 ना हो। अगर किसी संख्या के बटे में 0 हो जाता है तो वह संख्या अनंत हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि किसी के भी बटे में अगर 0 है तो वह संख्या हमारी अनंत हो जाएगी और वह संख्या का मान हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 के बटे में कुछ नहीं तो कम से कम 1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये P/Q के रूप में हो गई। तो ये हमारी P/Q के रूप में हो जाने की वजह से यह संख्या हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से अब अगले पढ़ते हैं तो अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वह संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अपरिमेय संख्या जैसे कि अंडर रूट में हमने लिख लिया, √2 लिखा हुआ है। अब इसका हम 2 का अंडर रूट निकालने जाएं तो पॉइंटों में कुछ ना कुछ मिलता रहता है और कभी भी पूर्ण रूप से हमको इसका पॉइंट में जा कर के कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलती जहां नीचे शेषफल 0 बचे। तो ऐसी कंडीशन में हमारी 2 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, √3 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। ये सब हमारी जो है वो अपरिमेय संख्याओं के रूप में ये जो 23 दिया है, अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं दी होती हैं वह सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिला देने से जो संख्याओं का निर्माण होता है वह हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
मतलब जो भी नंबर है वह सारे नंबर हमारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। परंतु कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो हमारी अवास्तविक संख्याएं हैं। कभी बच्चों आपने 4 का तो √2 किया होगा, परंतु कभी -4 का √ नहीं निकलता। तो इससे ये याद रखिएगा कि अगर वर्गमूल के अंदर माइनस कहीं आ जाता है तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने अक्षरशः सारी चीज़ें 12 खड़ी की 12 तरीके की संख्याओं को विधि विधान से समझ लिया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पूरी होती है। अगली क्लास अगले दिन मिलेगी। धन्यवाद।